हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 5 का वीडियो नंबर 12। तो बेटे ये पांचवी यूनिट का 12वां वीडियो है। और इससे पहले 11 वीडियो आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 5 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो, KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है वांडरवाल्स समीकरण। आपको नॉर्मली इस बात का पता है कि जो हम आदर्श गैसों की बात करते हैं, आदर्श गैस तो पता है ना आपको किसे कहते हैं। आदर्श गैस उन सभी गैसों को कहते हैं जो गैस के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करती हों, प्रत्येक दाब पर और प्रत्येक ताप पर क्या वास्तविकता में कोई आदर्श गैस प्रकृति में पाई जाती है? तो इसका जवाब है नहीं। कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं होती है। और जब कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं होती है, तो जो आदर्श गैस समीकरण है हमारे पास पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये समीकरण हमने पढ़ी थी ना, आदर्श गैस समीकरण पढ़ी थी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो फिर इस समीकरण का हम क्या करेंगे, कहाँ इसका प्रयोग करेंगे, जब कोई गैस आदर्श गैस है ही नहीं। और ये जो समीकरण है ये आदर्श गैस समीकरण है, अर्थात आदर्श गैसों के लिए ही प्रयोग की जा सकती है। तो इस समीकरण का हम क्या करेंगे, ऐसा सोचा किसने? वांडरवाल ने। वांडरवाल्स का नाम आपने पहले भी सुना होगा, बहुत महान वैज्ञानिक रहे वांडरवाल्स। तो वांडरवाल्स ने कहा कि जो वास्तविक गैसें होती हैं उनके लिए गैस समीकरण, जो ये आदर्श गैस समीकरण होती है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, क्या वास्तविक गैसों के लिए भी ऐसी ही समीकरण होगी, या इसी समीकरण से वास्तविक गैसों का भी हम गुणों का अध्ययन कर पाएंगे? तो इसका जवाब था नहीं। ये समीकरण तो केवल आदर्श गैसों के लिए हैं, इसके अध्ययन से हम वास्तविक गैसों का अध्ययन नहीं कर पाएंगे, इसके प्रयोग से हम वास्तविक गैसों के गुणों का पता नहीं लगा पाएंगे। इसलिए वांडरवाल्स ने वास्तविक गैसों के लिए एक समीकरण दी, और उस समीकरण को कहा गया वांडरवाल्स समीकरण। क्या कहा गया? वांडरवाल्स समीकरण। तो देखते हैं वांडरवाल्स समीकरण क्या है। बहुत ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। देखो, यहां से देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वांडरवाल्स ने आदर्श व्यवहार से विचलन को दर्शाने के लिए, आपको पता है कि जो वास्तविक गैसें हैं वे आदर्श व्यवहार से विचलन दिखाती हैं, आदर्श व्यवहार नहीं दिखाती हैं। तो वांडरवाल्स ने आदर्श व्यवहार से विचलन को दिखाने के लिए या दर्शाने के लिए आदर्श गैस समीकरण में निम्न संशोधन किए। तो आपको ध्यान रखना है, दो संशोधन किए थे। वांडरवाल ने कितने संशोधन किए थे? दो। ठीक है, ध्यान रखना कितने संशोधन किए थे? दो। कौन कौन से संशोधन किए थे? सबसे पहले नंबर एक है दाब में संशोधन। सबसे पहले हम देखेंगे दाब में क्या संशोधन किया था वांडरवाल्स ने। देखो, मान लो आपके पास कोई इस तरह का एक सिलेंडर है, गैस का सिलेंडर। इसमें आपने वास्तविक गैस को भर रखा है, और यहाँ तक ये बंद है, या यूं कह दो कि इसे थोड़ा सा ऊपर बढ़ा दो, और यहाँ लगा दो एक पिस्टन। इस तरीके से ये पिस्टन लगा दिया हमने। तो यदि आप इस सिलेंडर में किसी गैस को भरते हो, तो आपको पता है कि गैस के पार्टिकल्स हर जगह होंगे। भाई, गैस के अणुओं का वितरण तो एक समान होता है ना, तो गैस के पार्टिकल्स हर जगह होंगे। अब देखना जरा ध्यान से, वांडरवाल ने कहा कि जो कोई अणु दीवारों से दूर होगा, इस बर्तन की दीवारों से, इस पात्र की दीवारों से, या इस सिलेंडर की दीवारों से दूर होगा कोई अणु, जैसे यहां मैंने बीच में बनाया है, तो उस अणु को इस तरफ भी आकर्षित करेंगे, दूसरे अणु इस तरफ भी आकर्षित करेंगे। मतलब कहने की बात यह है कि उस पर चारों दिशाओं में आकर्षण बल लगेगा। चारों दिशाओं में क्या? हर एक दिशा में। आप 10 दिशा भी कह सकते हो, या यूं कह सकते हो कि प्रत्येक दिशा में उसके ऊपर दूसरे अणु आकर्षण बल लगाएंगे। और जब उसके ऊपर आकर्षण बल लगाएंगे ना, तो उस अणु के ऊपर कुल परिणामी बल शून्य होगा, क्योंकि ये सारे बल एक दूसरे को क्या करेंगे? संतुलित। तो आपको ध्यान ये रखना है
कि जो अणु बिल्कुल बीच में है, ठीक है, दीवारों से दूर है, मध्य में है, बिल्कुल बीच का मतलब यहां होगा तब भी, यहां होगा तब भी, दीवार के पास ना हो, यानी दीवार के जस्ट बराबर वाला अणु ना हो। यदि कोई गैस का अणु दीवार से दूर है तो उस अणु पर चारों दिशाओं में आकर्षण बल लगेगा, जिसके कारण मैं कहूंगा कि इस पर लगने वाले बल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, संतुलित कर रहे हैं। संतुलित का मतलब बैलेंस कर रहे हैं, इसके ऊपर संतुलित बल कार्य करेगा। इसलिए यदि कोई परिणामी बल निकालना चाहता है तो इसके ऊपर परिणामी बल होगा 0। जो कण बिल्कुल बीच में होगा, जो अणु बीच में होगा, माने दीवारों से दूर होगा। पर वंडरवाल ने कहा कि यदि कोई कण दीवार के पास है, मान लो कोई कण यहां है बिल्कुल दीवार और उसके बीच में कोई दूसरा कण नहीं है, ऊपर बनाया मैंने पिस्टन के पास, देखो मान लो कोई कण यहां है, तो इस कण पर इस तरफ बल लगेगा, इधर वाले अणु इसे खींचेंगे अपनी तरफ, और इधर वाले भी, और नीचे वाले भी अणु इसे अपनी तरफ खींच रहे, और ये अणु भी, इधर वाले भी, इधर वाले भी। मतलब मुझे एक बात बताओ, इस पर भी आकर्षण बल लगेंगे, पर क्या कोई अणु ऊपर से इसे खींचेगा? ऊपर की तरफ तो कोई भी नहीं खींच रहा इसे, इसे इधर और इधर खींच रहे, तो ये वाला आकर्षण तो इस आकर्षण से खत्म हो गया। बाकी नीचे वाले जो आकर्षण बल हैं, नीचे वाले जो अणु इस बल को खींच रहे हैं, इस कण को, इस अणु को अपनी तरफ खींच रहे हैं, उन बलों को खत्म करने के लिए कोई भी बल नहीं है जो ऊपर की तरफ दीवार की तरफ लगता हो। इसका मतलब यह है कि इस अणु पर जो बल कार्य कर रहे हैं वे बल असंतुलित बल हैं। कैसे हैं? असंतुलित। तो हम यहां लिख सकते हैं कि इसके ऊपर जो कण दीवार के बिल्कुल पास होता है, जो अणु दीवार के बिल्कुल पास होता है, उस पर असंतुलित बल कार्य करते हैं। इसका मतलब उस पर लगने वाले बलों का जो परिणामी होता है ना, रिजल्टेंट, वो 0 नहीं होता है, परिणामी 0 नहीं होगा। ठीक है। और जब परिणामी 0 नहीं होगा तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि ये जो दीवार के पास वाला कण है वो चाहे ऊपर हो, चाहे इधर हो लेफ्ट साइड में, चाहे वो नीचे हो बॉटम या पेंदी के पास, तली के पास, चाहे वो राइट साइड में हो, यानी दीवार के बिल्कुल ऐसे कणों की, ऐसे अणुओं की हम बात कर रहे हैं जो दीवार और उस अणु के बीच में कोई और अणु ना आता हो, होने वाले अणुओं की बात। तो इसका मतलब यह है कि ये अणु, इस अणु द्वारा जितने वेग से, मान लो मैं कहूं यहां ये अणु है और यहां से इसे टक्कर मारनी थी ऊपर यहां, तो जितने वेग से इसे वहां टकराना चाहिए ना दीवार पे, उतने वेग से नहीं टकरा पाएगा। इसका वेग कम होगा, इसका संवेग कम होगा, क्योंकि जब तक ये बीच में है, जैसे कि बीच में हमने एक अणु बनाया है गैस का, जब तक बीच में है, जब तक तो इस पर लगने वाले परिणामी बल कितने हैं? 0, यानी टोटल फोर्स 0 है। किसी भी तरफ गति करे कोई दिक्कत नहीं, कोई इसे रोकने वाला नहीं है। पर जैसे ही ये अणु गति करते हुए दीवार के नजदीक पहुंचेगा, यहाँ बर्तन की या पात्र की दीवार के नजदीक पहुंचेगा, तो इस पर जो परिणामी बल लगेगा ना, वो परिणामी बल की दिशा दीवार से दूर होगी, इधर इधर। यानी इसके ऊपर परिणामी बल जो लगेगा वो इस तरफ लगेगा, जहां मैं इस बार पेन चला रहा हूं और मोटा सा एक एरो या तीर का निशान बना रहा हूं, इस तरफ लगेगा परिणामी बल। जिसे मैं बराबर में बनाऊंगा तो ऐसे बनाऊंगा, तो परिणामी बल इस पे इधर लगेगा। तो जितने वेग से ये इधर से गति करता हुआ आया और जितने वेग से इसे दीवार पे टकराना चाहिए था, उतने वेग से ये नहीं टकराएगा। और जब उतने वेग से नहीं टकराएगा, इसका मतलब दाब इसे जितना पैदा करना चाहिए था ना, यदि ये आदर्श गैस होती, तो आदर्श गैस होती तो जितना दाब इसे पैदा करना चाहिए था इस गैस को, उतना दाब ये गैस पैदा नहीं कर पाएगी। इसका मतलब दाब में कुछ ना कुछ कमी रह गई है। बताओ समझ में आती है क्या बात? दाब में कुछ ना कुछ कमी रह गई है। और दाब में जो कमी रहती है ना, वास्तविक गैस आदर्श गैस के बराबर दाब पैदा नहीं कर पाती है। तो दाब में ये जो कमी रहती है, इस कमी को यदि हम जोड़ दें, थोड़ा सा पेज ऊपर कर लूं मैं, दाब में संशोधन, यदि इस होने वाली कमी को, जो कमी हुई है, इसे हम जोड़ दें, तो हमें उतना ही दाब मिल जाएगा जितना आदर्श गैस का दाब होता है। देखो जरा इस चित्र को देखो आप, ये चित्र मैंने यहां बना रखा है। एक सिलेंडर है, उसमें हमने एक अणु बीच में दिखा रखा है, इस पर सभी दिशाओं में बराबर आकर्षण बल लग रहे हैं, दूसरे अणु इसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, इसलिए इस अणु के ऊपर लगने वाला जो परिणामी बल है वो 0 है। पर जैसे ही कोई अणु दीवार के नजदीक पहुंचता है, जैसे कि ऊपर वाला अणु हमने दिखाया है, तो इस पर ऊपर की तरफ कोई आकर्षण बल नहीं लगता। बाकी इसका जो परिणामी आकर्षण बल है वो नीचे की तरफ है, इसके ऊपर काम करते हैं असंतुलित बल। ठीक है।
और असंतुलित बल होने के कारण इसका परिणामी जो होता है वो नीचे की तरफ को होता है, जिसके कारण ये इतनी तेजी से टक्कर नहीं मार पाता दीवार पे जितनी तेजी से इसे टक्कर मारनी चाहिए। ये बात हम कर रहे हैं वास्तविक गैसों के लिए। यदि आप आदर्श गैस की बात करते हो ना, तो आदर्श गैस के अणु तो एक दूसरे को आकर्षित करते ही नहीं है। तो चाहे अणु आदर्श गैस, यदि इस सिलेंडर में हमने आदर्श गैस भर दी, तो चाहे अणु बीच में हो या दीवार के पास हो, एक अणु को दूसरे अणु से कोई मतलब ही नहीं होता है। पर क्या वास्तविक गैसों में भी ऐसा ही होता है? नहीं, वास्तविक गैस के अणुओं को एक दूसरे से मतलब होता है। मतलब कहने की बात यह है कि वास्तविक गैस जो होती है उसका अणु दूसरे अणुओं की ओर आकर्षित होता भी है और दूसरे अणुओं को अपनी ओर आकर्षित करता भी है। और यहां जो हम बात कर रहे हैं किसी वास्तविक गैस की बात कर रहे हैं, ना कि आदर्श गैस की। ठीक है, देखो अब जरा यहां देखो क्या लिखा हुआ है। ये चित्र तो समझ में आ गया होगा आपके। देखो यहाँ जो है संतुलित बल है यानी रिजल्टेंट फोर्स 0, और यहाँ असंतुलित बल यानी रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं है, रिजल्टेंट फोर्स है नीचे की तरफ। कहाँ है? नीचे की तरफ। और जब नीचे की तरफ रिजल्टेंट फोर्स है तो इसका मतलब इस अणु को जितनी तेजी से टक्कर मारनी चाहिए थी दीवार पे उतनी तेजी से टक्कर नहीं मारेगा। इसका मतलब दाब जितना पैदा करना चाहिए उससे कुछ कम दाब पैदा करेगा, और वो दाब में जितनी कमी है ना वो जोड़ दो तो ठीक ठाक रहेगा हिसाब। देखो अब पढ़ते हैं दाब में संशोधन। गैस के जो अणु बर्तन की दीवारों से दूर होते हैं, यानी जैसे ये बीच में बनाया है, उन पर सभी दिशाओं में समान आकर्षण लगने के कारण, सभी दिशाओं में बराबर आकर्षण लग रहा, देखो इस अणु के ऊपर लग रहा नहीं, परिणामी बल शून्य होता है। तो जो अणु दीवार से दूर होगा उसके ऊपर जो परिणामी बल होगा वो 0 होगा, जबकि दीवार के पास वाले अणुओं पर असंतुलित बल कार्य करता है। जो अणु दीवार के पास वाला होगा, जैसे यहाँ ऊपर बनाया है, उन पर लगता है असंतुलित बल। ठीक है, क्योंकि वो सभी दिशाओं में काम नहीं करता, ऊपर की तरफ लगने वाला कोई आकर्षण बल नहीं है, यानी दीवार की तरफ लगने वाला, जिसके कारण अणुओं के बर्तन की दीवार से टकराने का वेग आदर्श गैस से कम होता है। पता है ना, समझ में आ गया क्यों? जो अणु दीवार के पास पहुंचा उसे जितनी तेजी से टक्कर मारनी चाहिए थी दीवार के ऊपर, बर्तन की दीवार के ऊपर, उतनी तेजी से वो अणु टक्कर नहीं मारेगा। ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है कि दीवार से टकराने का वेग आदर्श गैस से कम होता है, अतः दीवार पर लगने वाले दाब में कमी आती है। दाब में कमी आएगी, जितना दाब होना चाहिए था उतना नहीं होगा, जिसका मान देखो वांडरवाल ने बताया कि ये जो दाब में कमी आती है इसका मान होता है a इंटू एन अपॉन वी स्क्वायर, जिसका मान क्या होता है? a इंटू एन अपॉन वी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ a क्या है, n क्या है, v क्या है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ आपको इतना समझना है कि दाब में जो कमी आई, जितना नॉर्मली उसे टक्कर मारना चाहिए था, जितना तेजी से उसे टक्कर मारना चाहिए था उतनी तेजी से उसने टक्कर नहीं मारी, इसलिए दाब में आई एक कमी। और वो दाब में जो कमी आई उसका मान वांडरवाल ने बताया a इंटू एन अपॉन वी का होल स्क्वायर, इतनी कमी आती है दाब में। अब देखो अगली बात, इतनी कमी आती है दाब में, अतः आदर्श गैस का दाब कितना होना चाहिए? भाई ये तो है P प्लस ये है कमी, कमी को हमने जोड़ दिया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये P कौन सा दाब है, ये कौन सा दाब है? ये तो हमारे समझ में आ गया कि ये वो दाब है जो कमी आई है दाब में, जितना उसे वेग से टकराना चाहिए था उतने वेग से वो नहीं टकराया, इसका मतलब दाब में कुछ कमी आई है, ये तो कमी है। ठीक है, पर ये कौन सा दाब है? तो ये दाब बता कौन सा है बेटे, मैं बताता हूँ। ये दाब है वो जो हमने यहाँ नोट किया है, जब इस अणु ने यहाँ दीवार के ऊपर टक्कर मारी तो टक्कर मारने से जो दाब हमें मिला है, यानी इस में आप दाब मापी लगा दो। दाब मापी तो आती है आपको लगानी, जैसे आप अपने साइकिल, स्कूटर, बस, ट्रक में हवा भरते हैं हम, तो हवा का प्रेशर चेक करने के लिए, दाब चेक करने के लिए हम उसमें लगाते हैं एक मीटर। वो जिसका गोल गोल मीटर होता है, पाइप लगाया, गोल गोल मीटर में एक सुई ऊपर की तरफ को उठती है, बताती है कि इतना प्रेशर है हवा का इस टायर में। तो ऐसा ही दाब मापी आप यहाँ लगा सकते हो। यदि आप यहाँ दाब मापी लगाते हो ना इस तरीके से, मान लो ये पाइप हमने लगा दिया और ये लगा दिया हमारा वो इस तरह का, इसमें सुई है, और इससे हम दाब पढ़ लेंगे कि गैस कितना दाब लगा रही है इस बर्तन की दीवारों पर। ठीक है, तो ये वो वाला दाब है, ये जो P है ये वो दाब है जो हमें वास्तविक गैस द्वारा प्राप्त हो रहा है, पर ये दाब आदर्श गैस के बराबर नहीं है। तो इस दाब में वांडरवाल ने कुछ दाब और जोड़ा है, ये दाब वांडरवाल ने जोड़ा है, और ये वो दाब है जिसमें कमी आई है, जितने की कमी आई है, जितना होना चाहिए था वो इन दोनों का योग है।
अतः आदर्श गैस का दाब कितना होना चाहिए, पी, पी माने जो दाब मापी से दाब हमें मिला है, जो हमने नापा है दाब, प्लस ए इंटू एन अपॉन वी स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा पेज ऊपर उठाता हूं, आपके समझ में आ गया कि दाब जितना होना चाहिए उतना दाब वास्तविक गैसें पैदा नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं उतना दाब पैदा? क्योंकि वास्तविक गैस में जब कोई अणु दीवार के पास पहुंचता है तो वो अणु दूसरे अणुओं द्वारा पीछे की तरफ खींचा जाता है कि दीवार पे उतनी तेजी से टक्कर मत मारना जितनी तेजी से आप मारना चाहते हो, नहीं तो फिर तुम वास्तविक गैस के अणु नहीं रहोगे, आदर्श गैस के अणु हो जाओगे। ठीक है, जिसका मान ए अपॉन एन अपॉन ए इंटू एन अपॉन वी का होल स्क्वायर होता है, जो कमी आई है। अतः आदर्श गैस का दाब कितना होगा, पी प्लस ए इंटू एन अपॉन वी का होल स्क्वायर होना चाहिए, जहां पी क्या है, अभी मैंने आपको बताया है, नापा गया दाब। जो आपने दाब मापी यहाँ लगाई थी, उस दाब मापी से जितना दाब आपको प्राप्त हुआ है वो नापा गया दाब है पी। और ए क्या है, ए एक नियतांक है, एक कांस्टेंट है, इस ए की बात कर रहे हैं हम। ये है एक कांस्टेंट, इसे हम कहते हैं आणविक आकर्षण नियतांक। क्या कहते हैं, आणविक आकर्षण नियतांक। भाई गैस के अणु माने वास्तविक गैस के अणु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं ना, तो वे जितने बल से आकर्षित करते हैं उसके आधार पर निकाला जाता है ए। ये गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। और एन क्या है, यहाँ ये एन क्या है बेटे, मोलों की संख्या है, गैस के कितने मोल आपने भर रखे हैं इस सिलेंडर के अंदर। ठीक है, वी तो आपको पता ही है क्या है, वी ये लिखा हुआ है, वी है आयतन, गैस का आयतन। ठीक है, तो पहला परिवर्तन तो ये है, आपको ध्यान रखना है कि जो आदर्श गैस समीकरण है नीचे लिखी हुई है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये है ना आदर्श गैस समीकरण। इसमें आपको पी के स्थान पर ये लिखना पड़ेगा जो ऊपर आया, पी प्लस ए इंटू एन अपॉन वी का होल स्क्वायर, यदि आप वास्तविक गैसों के लिए समीकरण बनाना चाह रहे हो। ठीक है, चलो अगली बात कर रहे हैं अब हम। तो पहला परिवर्तन हमने देख लिया, पहला संशोधन उन्होंने किया था दाब में संशोधन, और उन्होंने बताया था कि गैस के अणु जो वास्तविक गैस होती है वो उतने बल से, उतनी तेजी से, उतने वेग से नहीं टकराते हैं दीवार पर जितनी तेजी से आदर्श गैस के अणुओं को टकराना था। और दाब में जो कमी हुई वो हमने जोड़ दी नापे गए दाब में। अब दूसरा उन्होंने संशोधन किया आयतन में संशोधन। आयतन में संशोधन को समझना पड़ेगा आपको ध्यान से। मैं आपको कह रहा कि मान लो हमारे पास ये एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में हमने भर रखी है आदर्श गैस। एक सिलेंडर यहाँ रख दिया इसके बराबर में, और इसमें हमने भर रखी है वास्तविक गैस। ठीक है, बता दिया मैंने, इसमें तो आदर्श गैस है और इसमें वास्तविक गैस है। तो आदर्श गैस में बहुत सारे क्या हैं, अणु हैं, आपको पता है। आदर्श गैस में भी बहुत सारे गैस के क्या होंगे, अणु होंगे, और वास्तविक गैस में भी गैस के बहुत सारे क्या होंगे, अणु होंगे। अब दोनों में अंतर बताता हूँ आपको क्या है। यदि आप आदर्श गैस के सारे अणुओं को एक कोने में इकट्ठा कर दोगे तो वे बहुत कम जगह घेरेंगे, बहुत कम जगह, ना के बराबर, जिसे हम कहते हैं नगण्य। तो जब आदर्श गैस के सभी अणुओं को आप एक कोने में इकट्ठा कर देते हो ना, तो वैज्ञानिकों का मानना यह है कि पूरा बर्तन खाली हो जाता है। और जब पूरा बर्तन खाली हो जाता है तो जो बर्तन का आयतन है ना, बर्तन का आयतन, ठीक है, वो ही गैस का आयतन होता है। ध्यान से समझो जरा, इस चीज में कंफ्यूज होते हैं बच्चे। यदि मैं कहूं कि ये तो बर्तन का आयतन है वी बी, और ये लिख दिया मैंने वी जी गैस का आयतन, ये आदर्श गैस में ऐसी स्थिति आपको मिलेगी। बर्तन का आयतन यदि 10 लीटर का बर्तन है ना, तो गैस के अणुओं को घूमने के लिए पूरा 10 लीटर जगह मिलेगा। ध्यान से समझो मैं क्या समझा रहा हूं भाई। यदि मैं आपको कह दूं कि ये हमारे पास आदर्श गैस से भरा हुआ एक सिलेंडर है 10 लीटर का, और आपसे मैं पूछ रहा हूं कि इस आदर्श गैस के अणुओं को घूमने के लिए कितनी जगह मिल रही है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर ये आदर्श गैस है और आदर्श गैस के अणु बिल्कुल भी स्थान नहीं घेरते हैं, उनके द्वारा घेरा गया स्थान गैस के आयतन के मुकाबले नगण्य होता है। इसलिए 10 लीटर का आपका सिलेंडर है तो 10 के 10 लीटर जगह या 10 की 10 लीटर आयतन इन गैस के अणुओं को घूमने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बर्तन का आयतन बी, बी मैंने बोला है बर्तन का आयतन, बी माने बर्तन है या पात्र,
बर्तन का जितना आयतन है, सिलेंडर जितने लीटर का है, वो पूरी जगह मिलेगी गैस के अणुओं को घूमने के लिए, क्योंकि गैस के अणु अपने आप कोई भी स्थान नहीं घेरते हैं। ये बात तो है आदर्श गैस की। पर क्या वास्तविक गैस में भी ऐसा होता है? तो जवाब है नहीं। यदि वास्तविक गैस के सारे अणुओं को मैं कोने में इकट्ठा कर दूं, तो कोने में कुछ ना कुछ जगह वे जरूर घेरेंगे। वास्तविक गैस ऐसी होती है। आदर्श गैस के अणुओं ने तो कुछ भी जगह नहीं घेरी, ना के बराबर ही घेरी। पर जो वास्तविक गैस के अणु हैं वे कुछ ना कुछ जगह जरूर घेरते हैं, यानी उनका कुछ ना कुछ आयतन जरूर होता है। और यदि मैं कहूं कि यार ये आयतन बी है, क्या है, बी है, तो मुझे यूं बताओ कि बर्तन के आयतन के बराबर गैस को जगह मिली क्या अपने अणुओं को घुमाने के लिए? तो जवाब है नहीं। मैं पूछूं कि यार मुझे एक बात बताओ कि गैस के अणुओं को कितनी जगह कितना आयतन मिल रहा है घूमने के लिए? तो आप कहोगे जी बर्तन का आयतन तो था मान लो वीबी, बर्तन का आयतन इतना था, वीबी कह दो या वी कह दो, चलो। बर्तन का आयतन हमारा कितना था? वी था। और गैस के अणुओं का आयतन कितना है? गैस के अणुओं का आयतन है बी। जब कोने में इकट्ठा करके देखा इन्होंने, बी आयतन घेर लिया। बी भी एक कांस्टेंट है। तो गैस के अणुओं को खुली जगह कितनी मिली घूमने के लिए? कितनी मिली? इतनी जगह मिली। तो गैस का आयतन यानी कि गैस को घूमने के लिए जो जगह मिलेगी, उसमें आप बर्तन के आयतन में से गैस के अणुओं ने जो आयतन घेरा है उसे घटाओगे। समझ में आई नहीं बात? और यहां घटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं आवश्यकता है? क्योंकि गैस के अणु आदर्श गैस के अणु हैं, और आदर्श गैस के अणु बिल्कुल भी स्थान नहीं घेरते हैं, इसलिए गैस का आयतन और बर्तन का आयतन बराबर होंगे। ठीक है, गैस के अणु कुछ नहीं जगह घेर रहे। आदर्श गैस ऐसी होती है, पर वास्तविकता में कोई गैस आदर्श गैस नहीं है। और वास्तविक गैस ऐसी होती है कि उसके अणु कुछ ना कुछ जगह जरूर घेरते हैं, कुछ ना कुछ आयतन जरूर चाहिए उन्हें। और आपके पास मान लो 10 लीटर का बर्तन है, 10 लीटर का पात्र है आपके पास, और 10 लीटर के पात्र में से मैं कह रहा कि आप आधा लीटर जगह गैस के अणु घेर रहे हैं। तो यूं बताओ कि उन गैस के अणुओं को घूमने के लिए, स्वतंत्र गति करने के लिए कितना स्थान मिलेगा? 10 लीटर में से आधा लीटर तो उनका खुद का आयतन है, वे घेर रहे आधा लीटर जगह। तो 10 में से आधा गया 9.5 लीटर। गैस के अणुओं को घूमने के लिए 9.5 लीटर स्थान मिल पाएगा। बताओ ये बात समझ में आती है क्या आपके? ऐसी होती है वास्तविक गैस। तो अब वांडरवाल ने क्या कहा, देखो वांडरवाल ने क्या कहा इस बात को लेकर, पढ़ते हैं। आयतन में संशोधन। आयतन में क्या संशोधन किया? वास्तविक गैस के अणुओं का कुल आयतन गैस के आयतन की तुलना में नगण्य नहीं होता है। बताओ समझ में आ रही क्या बात? तो वास्तविक गैस के अणुओं का जो कुल आयतन होता है ना, वो वास्तविक गैस के अणुओं का जो कुल आयतन होता है वो गैस के आयतन की तुलना में नगण्य नहीं होता है। आदर्श गैस के अणुओं का कुल आयतन गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है, पर वास्तविक गैस कोई ऐसा थोड़ा ही करती है, उसके अणु तो कुछ ना कुछ जगह घेरते ही हैं। इसलिए लिखा हुआ है कि वास्तविक गैस के अणुओं का कुल आयतन गैस के आयतन की तुलना में नगण्य नहीं होता है। अतः गैस के अणुओं को गति करने के लिए पूरे बर्तन का आयतन नहीं मिल पाता है। बताओ समझ में आई क्या बात? गैस के अणुओं को गति करने के लिए पूरे बर्तन का आयतन नहीं मिल पाता है वास्तविक गैस के केस में। अतः गैस का वास्तविक आयतन ज्ञात करने के लिए कुल आयतन माने बर्तन का आयतन, कितने लीटर का सिलेंडर है, कुल आयतन में से अणुओं द्वारा घेरा गया आयतन घटाना होता है। बताओ यही तो सिखाया। अतः एन मोल गैस के लिए संशोधित आयतन, भाई वैसे तो आयतन को V लिखते हैं, पर अब हम आयतन को वास्तविक गैस के लिए V नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे V माइनस एन बी। ठीक है, ये V क्या है? ये तो है बर्तन का आयतन। और एन बी क्या है? एन बी है गैस के अणुओं द्वारा घेरा गया आयतन। एन का मतलब मोलों की संख्या है यहाँ। ठीक है, अब देखो यहाँ नीचे लिख दिया है मैंने इस बात को, देखो ध्यान से, नीचे लिखा हुआ है जहां बी क्या है, बी है आणविक आयतन नियतांक, या आणविक आयतन स्थिरांक भी आप इसे कह सकते हो बी को। और एन मोलों की संख्या है, वी आपको पता है बर्तन का आयतन है या गैस का आयतन आप इसे कह सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा पेज ऊपर कर लूँ, एक मिनट। अब देखो किस निष्कर्ष पर हम पहुंचे हैं। हमें दो बातें पता चली बेटे। सबसे पहली बात तो हमें यह पता चली कि जो हमने दाब में संशोधन किया है, दाब जो है, दाब को हमें कैसे लिखना पड़ेगा? दाब को लिखना पड़ेगा P प्लस A इंटू
एन अपॉन वी का होल स्क्वायर। दाब को तो ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो थोड़ा साइड में सही जगह लिखता हूँ, ज़्यादा किनारे पे हो गया, शायद दिखाई ना दे रहा हो आपको। दाब को तो हमें लिखना पड़ेगा, जो दाब होता है ना उसे तो हमें लिखना पड़ेगा P प्लस ए इंटू एन अपॉन वी का होल स्क्वायर। आपको पता है वैसे तो हम P को P के बराबर ही लिख देते, पर ये दोनों P अलग अलग हैं। आपको पता है ये तो P है, आदर्श गैस के बराबर दाब कितना होना चाहिए था, और ये P वो है जब आपने वास्तविक गैस को सिलेंडर में भरा और सिलेंडर में लगाया एक दाब मापी जिसे प्रेशर गेज कहते हैं। तो प्रेशर गेज में जो रीडिंग मिली वो ये वाला दाब है, नापा गया दाब। और A क्या है, कांस्टेंट है, आपको पता है, आणविक आकर्षण स्थिरांक इसे आप कह सकते हो। N मोलों की संख्या है, V है आयतन, ठीक है। और P के जगह तो आपको ये लिखना है, और V के जगह क्या लिखना है, V के जगह आपको लिखना है, भाई आयतन में भी तो संशोधन किया। वांडरवाल ने एक तो दाब में संशोधन किया है और एक आयतन में संशोधन किया है V माइनस एन बी का, ठीक है। अब ये V क्या है, ये है आदर्श गैस का आयतन जितना होना चाहिए था। और ये V क्या है, ये V क्या है, ये है V उस बर्तन का आयतन, उस बर्तन का आयतन, जो भी बर्तन आपने जो सिलेंडर लिया है। और NB क्या है, गैस के अणुओं द्वारा घेरा गया आयतन, ठीक है। चलो देखते हैं इस चीज को एग्जाम में कैसे लिख के आना है। दो संशोधन किए थे इन्होंने। सबसे पहली बात, अतः आदर्श गैस समीकरण PV इज इक्वल टू NRT में P व V के संशोधित मान रखने पर, भाई PV इज इक्वल टू NRT, इसमें एक तो P का मान बदलना है। किसका मान बदलना है, P का। P के स्थान पर हमने क्या लिखा है, P के स्थान पर ये बड़े सा ब्रैकेट लिखा है, देखो P के स्थान पर आपको लिखना है P प्लस ए इंटू एन अपॉन वी का होल स्क्वायर। और ये जो V है, V के स्थान पर ये छोटा ब्रैकेट लिखना है V माइनस एन बी। और RT जो का तो है, वैसे यहाँ एक चीज N लिख लेना, यहाँ जरूर N जरूर लिख लेना, NRT, ठीक है। जहाँ N क्या है, मोलों की संख्या है। यहाँ N लिखना मैं भूल गया, PDF में मैं करेक्शन करके जब आपको PDF अवेलेबल कराऊंगा तो यहाँ N लिख लूंगा मैं, ठीक है। हो जाती है ऐसी गलती लिखने में। तो P के स्थान पे तो हमने लिखा है P प्लस ए इंटू एन अपॉन वी का होल स्क्वायर। P के स्थान पे तो ये संशोधन हुआ, और V के स्थान पर ये संशोधन हुआ। NRT जो का त्यों है, जहाँ N क्या है, मोलों की संख्या। अगली बात, यदि मैं कहूं कि यार ये तो N मोल गैस के लिए है, यदि गैस का 1 मोल हो तो यहाँ से N को हटा दो, यानी 1 लिख दो इसका मान, और इसका भी 1 लिख दो, और इसका भी 1 लिख दो। तो क्या हो जाएगा, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल टू RT। ये जो नीचे वाली समीकरण है ये भी वांडरवाल गैस समीकरण है, और ये ऊपर वाली भी वांडरवाल गैस समीकरण है। पर दोनों में अंतर यह है कि ऊपर वाली समीकरण गैस के N मोल के लिए है, और नीचे वाली समीकरण गैस के 1 मोल के लिए है, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो ध्यान रखना इस चीज का बिल्कुल कि हमने क्या पढ़ा है, वांडरवाल गैस समीकरण। और वांडरवाल ने कौन कौन से संशोधन किए थे, 2 संशोधन किए थे वांडरवाल ने। सबसे पहला संशोधन उनके द्वारा किया गया था दाब में संशोधन, ये लिखा हुआ है दाब में संशोधन। और दूसरा संशोधन उन्होंने करा था आयतन में संशोधन। और जो उन्होंने समीकरण दी थी वो समीकरण कहलाई फिर वांडरवाल गैस समीकरण, गैस के N मोल के लिए और गैस के 1 मोल के लिए, ठीक है। अब देखो अगली बात करते हैं, थोड़ा सा अध्ययन और करते हैं। अब हमें पढ़ना है उपरोक्त समीकरण वांडरवाल गैस समीकरण कहलाती है। ये दोनों समीकरण क्या है, वांडरवाल गैस समीकरण है, ये तो याद रख लोगे आप। अब हमें बेटे ये पढ़ना है क्रांतिक स्थिरांक। क्रांतिक स्थिरांकों के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, ध्यान से समझना। क्रांतिक स्थिरांक में सबसे पहले आता है क्रांतिक ताप या TC। क्रांतिक ताप का मतलब होता है वह अधिकतम ताप जिस पर किसी गैस को केवल दाब द्वारा द्रवित किया जा सकता है। TC से अधिक ताप पर गैस को किसी भी दाब पर द्रवित नहीं किया जा सकता है। समझो जरा इस बात को। मान लो मैं आपको कह दूं कि मेरे पास एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में हमने यहाँ लगा रखा है पिस्टन, जिसे आप दबा सकते हो। यदि पिस्टन को नीचे दबाओगे तो गैस के ऊपर दाब बढ़ेगा, गैस के अणु पास पास आएंगे, और जब गैस के अणु पास पास आएंगे ना तो गैस को द्रव में बदला जा सकता है, क्योंकि द्रव के अणु पास पास होते हैं गैस के मुकाबले।
पर हम यहाँ बात कर रहे हैं क्रांतिक ताप की, जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं TC, क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर। अब हमने बात की कि मान लो यहाँ आपने कोई भी गैस भर रखी है जिसका नाम X है। मान लो एक गैस भर रखी है इसमें X, और उसके लिए क्रांतिक ताप है, ध्यान से समझना, उसके लिए क्रांतिक ताप है 30 डिग्री C, ऐसा मैंने मान लिया। मान लो कोई भी गैस है, सभी गैसों का क्रांतिक ताप अलग अलग होता है। किसी गैस का क्रांतिक ताप 20 डिग्री C होगा, किसी का 30 होगा, किसी का 25 होगा, किसी का 22.5 होगा। मैं बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट क्रांतिक ताप है मैं आपको बता दूंगा। मान लो आपके पास इस सिलेंडर में एक गैस है, गैस का नाम हमने रखा है X, और उस गैस का क्रांतिक ताप है 30 डिग्री C। ठीक है, अब आपने क्या करा, हमें पता है कि इसका क्रांतिक ताप 30 डिग्री C है। अब आपने क्या करा, इस गैस को 35 डिग्री C पर लिया है। इस समय जो गैस आपने ली है उसका क्रांतिक ताप हमें याद है 30 डिग्री C, पर जो गैस हमने इसमें भरी है उसका ताप 35 डिग्री C है। यानी ली गई गैस का ताप उसके क्रांतिक ताप से ज्यादा है। ये जो गैस ली है इसका नाम हमने रखा है X, और इसका क्रांतिक ताप हमें पता है 30 डिग्री C, पर जो हमने इसमें गैस भर रखी है वो गैस तो X ही है, पर हमने उसका टेम्परेचर लिया है 35 डिग्री C। तो इसका मतलब ली गई गैस का ताप उस गैस के क्रांतिक ताप से क्या है, ज्यादा। क्रांतिक ताप तो इसका 30 डिग्री C है, पर हमने जो गैस भर रखी है उसका ताप है 35 डिग्री C। तो अब आप इस गैस को चाहे कितना ही दबा दियो, P का मान दाब, चाहे पिस्टन को कितना ही दबा दियो, पिस्टन को कितना दबाओ, यहां तक ले आओ इसे दबा के, पर यह गैस द्रव में नहीं बदलेगी। बस यही चीज समझनी है आपको, यह गैस द्रव में नहीं बदलेगी, चाहे कितना ही दबा दियो, कितना ही दाब इसके ऊपर लगा दियो आप। अब मैं कह रहा कि यार 35 डिग्री C पे यार हम इतना दबा रहे पर गैस द्रव में बदल ही नहीं रही। हमने फिर इसका टेम्परेचर करा 32 डिग्री C, इस गैस को थोड़ा ठंडा कर लिया। अब 32 डिग्री C पे प्रैक्टिकल करके देखेंगे। 32 डिग्री C पर जब हमने इसे दबाया फिर भी यह गैस द्रव अवस्था में नहीं बदल रही। पूरा प्रयास हम कर रहे पर गैस द्रव अवस्था में नहीं बदल रही है। इसका मतलब 32 डिग्री C पे भी चाहे कितना ही दबा दियो गैस को, वो द्रव अवस्था में नहीं बदलेगी। अब हमने इसका टेम्परेचर करा 31 डिग्री C से, थोड़ा सा ठंडा करा गैस को। 31 डिग्री C पे फिर हमने इस पे दाब लगाना शुरू कर दिया। अब भी चाहे हमने इसे कितना ही दबा दिया, अब भी यह द्रव अवस्था में नहीं बदली। अब हमने इस गैस का ताप घटा के कर दिया 30 डिग्री C, और ठंडा कर दिया गैस को, 30 डिग्री C हमने इसका ताप कर दिया। तो इसका क्रांतिक ताप कितना है, 30 डिग्री C, और हमने इसे ठंडा भी कहां तक कर दिया, 30 डिग्री C तक हमने इसे ठंडा कर दिया। अब आप गैस को दबाओ, गैस को जब दबाओगे ना तो इस बार वो गैस द्रव अवस्था में बदल जाएगी। बस इस चीज को ध्यान से सुन लो कि जिस ताप पर दाब बढ़ाने से गैस द्रव अवस्था में बदल जाती है उस ताप को हम कहते हैं क्रांतिक ताप। और यदि मैं आपको यूं कह दूं ना कि मान लो हमने इस गैस को ठंडा कर दिया 29 डिग्री C तक, यानी क्रांतिक ताप इसका कितना था, क्रांतिक ताप था इसका 30 डिग्री C, और हमने इसे 30 से भी नीचे ले गए, हम 29 डिग्री C तक ले गए। यदि आप इसे 29 डिग्री C तक ले जाओगे, अब भी आप इस गैस को दबाओगे तो ये द्रव अवस्था में बदल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कम से कम किसी गैस को यदि आपको द्रव अवस्था में बदलना है तो कम से कम उसका जो ताप है ना वो क्रांतिक ताप के बराबर होना चाहिए। यदि आपने गैस को 28 डिग्री C तक ठंडा कर दिया ना इसे, और फिर आपने इसके ऊपर दाब बढ़ाना शुरू करा, पिस्टन को दबाया, तो अब भी ये द्रव अवस्था में बदल जाएगी। और यदि आप इसे 10 डिग्री C तक ठंडा करके ले जाओ और अब आप इसे दबाओ तो अब भी ये द्रव अवस्था में बदल जाएगी। तो यहां जो है नीचे तो चाहे आप इसे 0 डिग्री C पे ले जाओ, गैस को 0 डिग्री C पे ले जाओ और फिर दबाओ तो फिर भी ये द्रव अवस्था में बदल जाएगी। पर वो कौन सा अधिकतम ताप है जिस ताप पर गैस को दबाने से वो द्रव अवस्था में बदल जाती है, वो अधिकतम ताप ये है वो अधिकतम ताप। और इस अधिकतम ताप को ही हम कहते हैं क्रांतिक ताप। ठीक है, अब एक बार मैं परिभाषा पढ़ूं, देखो जरा। क्रांतिक ताप ये लिखा हुआ है TC, क्रिटिकल टेम्परेचर, वह अधिकतम ताप जिस पर किसी गैस को केवल दाब द्वारा द्रवित किया जा सकता है। ठीक है भाई, यहां भी द्रवित कर पा रहे, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, पर क्या 30 डिग्री C से ऊपर यदि गैस को लिया जाए ताप में तो उसे दबा के आप द्रव में नहीं बदल सकते हो। जैसे मैं कह दूं कि कोई बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हम इसे 30
डिग्री सी पर यदि रखें, यदि गैस का टेम्परेचर 30.1 डिग्री सी है ना, तो भी आप गैस को कितना ही दबा लियो, ये द्रव अवस्था में नहीं बदलेगी। तो 30 डिग्री सी वो अधिकतम ताप है इस पर्टिकुलर गैस का, कि इस ताप पर आप गैस को दबाओगे तो वो द्रव अवस्था में बदलेगी। और यदि इससे 0.1 डिग्री सी ऊपर भी टेम्परेचर हुआ तो गैस को चाहे कितना ही दबाते रहिए, वो द्रव अवस्था में नहीं बदलेगी। क्लियर? तो ध्यान रखना है इस चीज को कि क्रांतिक ताप क्या होता है, और हर एक गैस का क्रांतिक ताप अलग अलग होता है। देखो दोबारा पढ़ रहा हूं मैं, वह अधिकतम ताप जिस पर किसी गैस को केवल दाब द्वारा द्रवित किया जा सकता है, क्रांतिक ताप से किया जा सकता है। दोबारा पढ़ लो एक बार, कभी कंफ्यूजन हो जाए। मतलब क्रांतिक ताप कौन सा ताप है? वह अधिकतम ताप है जिस पर किसी गैस को केवल दाब द्वारा द्रवित किया जा सकता है, उसे कहते हैं क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप से अधिक ताप पर गैस को किसी भी दाब पर द्रवित नहीं किया जा सकता है। क्रांतिक ताप से यदि अधिक ताप पर, जैसे हमने यहाँ जो एग्जाम्पल लिया था उसमें गैस का क्रांतिक ताप था 30 डिग्री सी, यदि आप उस गैस को 30.1 डिग्री सी पर रख के और फिर दबा रहे तो उसे द्रव में नहीं बदल सकते आप। 31 डिग्री सी पर यदि आप उसे दबा रहे तो भी द्रव में नहीं बदल सकते हो। ऐसा नहीं है कि हर एक गैस का क्रांतिक ताप 30 डिग्री सी ही होगा, ऐसा नहीं होता है। हर एक गैस का क्रांतिक ताप अलग अलग होता है। ठीक है, समझ में आया ना क्रांतिक ताप? अब यदि मैं आपको एक प्रैक्टिकल करने को कहूँ, मान लो मैंने कहा कि यार मेरे पास एक सिलेंडर है इस तरह का, और इस सिलेंडर में मैंने भरी है एक गैस, और पिस्टन भी दिया आपको लगा के, ये पिस्टन पंप लगा के दिया मैंने आप, और गैस भर दी इसमें एक, और मैंने कहा कि यार उस गैस का नाम वाई है। क्या है? वाई। और आपको ये भी बताया कि उसका क्रांतिक ताप है 20 डिग्री सी। 20 डिग्री सी है क्रांतिक ताप। और हमारा जो कमरे का ताप है, TR रूम टेम्परेचर, वो है 25 डिग्री सी। जो हमारी प्रयोगशाला है उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सी है लैब का, और आपको मैंने रूम टेम्परेचर पर इस गैस को दिया है। तो बताओ अब आप इस गैस को द्रव अवस्था में बदल सकते हो क्या दबाकर? बताओ बदल सकते हो क्या? तब आप सोचोगे कि सर इस गैस का क्रांतिक ताप 20 डिग्री सी है, इसका मतलब 20 डिग्री सी पर यदि यह गैस हुई तो दबा के इसे द्रव में हम बदल देंगे। और यदि यह गैस 20 डिग्री सी से ऊपर हुई टेम्परेचर में तो आप इसे कितना ही दबा लियो द्रव में नहीं बदलेगा। और यदि यह 20 डिग्री सी या उससे कम टेम्परेचर पे हुई तो दबा के द्रव में बदल जाएगी। और मैंने कहा कि यार लैब में हमारा जो प्रयोगशाला का जो टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर, वो 25 डिग्री सी है। तो जब रूम टेम्परेचर पे मैंने आपको इस गैस को दिया है तो इस गैस का टेम्परेचर 25 डिग्री सी ही तो होगा। और गैस तो दे दी आपको 25 डिग्री सी वाली, पर उसका क्रांतिक ताप है 20 डिग्री सी। तो बताओ द्रव में बदल दोगे क्या इसे? तो आप कहोगे कि सर नहीं बदल पाएंगे। तो कुछ बच्चे जो ज़्यादा ओवर स्मार्ट है में कहेंगे कि सर एक काम करो, इस गैस को पहले थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दो, इस गैस का टेम्परेचर घटा दो। आपने 25 डिग्री सी वाली गैस हमें दी है, आप इसे फ्रिज में रख दो। फ्रिज में जब आप रखोगे तो 10-15 मिनट में इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सी या उससे नीचे पहुंच जाएगा। और फिर निकाल के इसे सिलेंडर में डाल लो और फिर दबाओ, और हमें बताओ क्यों नहीं बदलती है द्रव में? बदलेगी बिल्कुल। तो इसीलिए तो किसी गैस को यदि द्रव अवस्था में बदलना हो तो आप पहले यूं देख लो कि उस गैस का क्रांतिक ताप कितना होता है और वो गैस हमें कितने ताप पर दी गई है। यदि उस दी गई गैस का ताप उसके क्रांतिक ताप से ज्यादा है तो गैस को यहाँ ठंडा कर लो, और ठंडा करके उसका टेम्परेचर क्रांतिक ताप से नीचे ले आओ और फिर दबाओ उसे। यदि आप फिर दबाओगे तो क्यों नहीं बदलेगी वो द्रव अवस्था में? बड़ी आसानी से बदलेगी द्रव अवस्था में। बताओ समझ में आ रही क्या बात? चलो खैर अगली बात कर रहे हैं। अब अगली बात कर रहे हैं, क्रांतिक ताप का कंसेप्ट आपके समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे क्रांतिक दाब की। ये लिखा हुआ है क्रांतिक, एक मिनट, ये लिखा हुआ है क्रांतिक दाब, शायद मैं आ गया सामने। चलो मैं हटने की कोशिश कर रहा, कैसे हटूंगा मैं? देखो हट गया क्या? हट गया ना? चलो समझते हैं, थोड़ा समझो। ये है क्रांतिक दाब। क्रांतिक दाब को हम लिखते हैं PC से, क्रिटिकल प्रेशर। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। देखो मैं बताता हूं क्या है क्रांतिक दाब। एक मिनट, आ गया दोबारा? देखो क्रांतिक दाब क्या है। आपके पास ये सिलेंडर है, जब जरूरत पड़ेगी मैं दोबारा हट जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे सीख रहा हूँ कि किस तरीके से पढ़ाना चाहिए बच्चों को। मतलब पढ़ाना तो आता ही है,
पर ये जो टेक्निकल बातें हैं ना, ये मुझे धीरे धीरे सीखनी पड़ रही हैं टेक्निकल बातें, और सीख ही जाऊंगा धीरे धीरे। चलो, ये पिस्टन है, सिलेंडर है, इसमें हमने एक गैस भर रखी है। ध्यान से समझना जरा, ये गैस का नाम कुछ भी रख दो, ठीक है। इस गैस का क्रांतिक ताप है, मान लिया हमने इस गैस का क्रांतिक ताप 20 डिग्री सी है, ठीक है। और ये जो गैस हमें दी गई है, इस गैस का ताप भी 20 डिग्री सी ही हमने कर लिया है। तो क्रांतिक ताप पर गैस हमने ले ली, हमें पता है गैस का क्रांतिक ताप हमें पता है 20 डिग्री सी है, और जो हमने गैस भरी है इसमें, उसे भी हमने इसके क्रांतिक ताप यानी 20 डिग्री सी पर ही ठंडा करके भरा है। तो अब आपको पता है कि गैस को आप दबाओगे और गैस के ऊपर जो दाब लगाओगे, तो जितना दाब लगाने पर यह गैस द्रव अवस्था में बदल जाएगी। कौन सी अवस्था में? द्रव अवस्था में। जितना दाब लगाने पर गैस द्रव अवस्था में बदल जाएगी ना, तो उस दाब को हम कहते हैं क्रांतिक दाब या पीसी, ठीक है, क्रिटिकल प्रेशर। तो परिभाषा क्या बनेगी? परिभाषा बनेगी कि क्रांतिक ताप पर, क्रांतिक ताप पर ही तो है, देखो ये गैस किस पे है? क्रांतिक ताप पर है। क्रांतिक ताप पर किसी गैस को द्रव अवस्था में बदलने के लिए जितने दाब की आवश्यकता होती है, जितने दाब की आवश्यकता होती है या जितना दाब लगाना पड़ता है, उस दाब को हम क्रांतिक दाब कहते हैं उस गैस का। जिस प्रकार हर एक गैस का क्रांतिक ताप अलग अलग होता है, ठीक उसी प्रकार हर एक गैस का क्रांतिक दाब भी अलग अलग होता है, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, यहां देखो लिखा हुआ है क्रांतिक दाब या पीसी। क्रांतिक ताप पर गैस को द्रवित करने के लिए जितने दाब की आवश्यकता होती है, बताओ समझ में आई क्या बात? क्रांतिक ताप पर गैस होनी चाहिए, क्रांतिक ताप पर गैस को द्रवित करने के लिए जितने दाब की आवश्यकता होती है, उस दाब को हम कहते हैं क्रांतिक दाब। क्लियर बात? चलो अगली बात कर रहे हैं तो समझ में आ गया आपके। नंबर 3, क्रांतिक आयतन या क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रांतिक आयतन क्या है? देखो मैं बताता हूँ क्रांतिक आयतन क्या है, यहीं से ही समझते हैं क्रांतिक आयतन। मैं आ जाऊंगा थोड़ी देर में आपके सामने, अभी तो गायब हूं ना। क्रांतिक आयतन, मान लो आपके पास ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में आपने एक गैस भर रखी है। ध्यान से समझना जरा, इस सिलेंडर में एक गैस भर रखी है और उस गैस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि उस गैस का जो ताप है ना, उस गैस का जो ताप है वो बराबर है उस गैस के क्रांतिक ताप के। गैस का ताप तो हमने ले रखा है उतना जितना उस गैस का क्रांतिक ताप है, और गैस के ऊपर दाब लगा रखा है उतना जितना गैस का क्रांतिक दाब होता है। तो ऐसी स्थिति में गैस का जो आयतन होगा ना, जितना भी आयतन हमें प्राप्त हो रहा होगा, उस आयतन को ही हम कहेंगे क्रांतिक आयतन, ठीक है। मतलब क्रांतिक ताप व क्रांतिक दाब पर किसी गैस के आयतन को क्रांतिक आयतन कहते हैं। देखो डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, क्रांतिक ताप व क्रांतिक दाब पर एक मोल गैस के आयतन को क्रांतिक आयतन कहते हैं। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि ये गैस कितनी होनी चाहिए? 1 मोल गैस होनी चाहिए। कितनी गैस होनी चाहिए? 1 मोल, 1 मोल गैस होनी चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो ये हैं तीनों आपके क्रांतिक स्थिरांक, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये हमने पढ़ा, ये तीनों क्रांतिक स्थिरांक हैं, क्रिटिकल कांस्टेंट इन्हें कहते हैं सामान्य रूप से या कॉमन रूप से। क्रांतिक ताप, क्रिटिकल टेम्परेचर हमने पढ़ लिया, क्रांतिक दाब, क्रिटिकल प्रेशर हमने पढ़ लिया, क्रांतिक आयतन, क्रिटिकल वॉल्यूम हमने पढ़ लिया। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे। चलो अब देखो हमने क्या क्या स्टडी की है। आज का जो हमारा वीडियो था बहुत इंपॉर्टेंट था। सबसे पहले हमने पढ़ा है वान डर वाल समीकरण। वान डर वाल ने जो समीकरण दी थी वो वास्तविक गैसों के लिए दी थी, और इन्होंने 2 चेंजेस करे थे आदर्श गैस समीकरण में। सबसे पहला परिवर्तन इन्होंने कहा था दाब में क्या संशोधन हमें करना पड़ेगा, और दूसरे नंबर पे इन्होंने बताया था कि हमें आयतन में क्या संशोधन करना पड़ेगा। और दोनों संशोधन इन्होंने करे, और दोनों संशोधन करने के बाद इन्होंने ये जो आदर्श गैस समीकरण होती है ना, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी,
इसकी शकल p प्लस ए अपॉन ए इंटू एन अपॉन बी का होल स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल टू आर टी। यहाँ एन लिख लेना सब बच्चे, यहाँ एन लिख लेना, मैं बार बार बता रहा हूँ, वैसे तो मैं पीडीएफ में लिख के दूंगा आपको, अभी चेंज कर लूँगा थोड़ी देर में। और 1 मोल के लिए ये समीकरण इन्होंने दी। उसके बाद हमने पढ़े क्रांतिक स्थिरांक। क्रांतिक स्थिरांक में क्रांतिक ताप, क्रांतिक, एक मिनट साइड में हट जाऊं, क्रांतिक ताप हमने पढ़ा है, क्रांतिक दाब पढ़ा है और क्रांतिक आयतन पढ़ा है, ये तीनों पढ़े हैं। ठीक है, बस मेहनत और ईमानदारी से बेटे आप पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। थ्योरी का एक वीडियो और आएगा और ये यूनिट थ्योरी में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं फोकस करूंगा एनसीईआरटी के उदाहरण पर, एनसीईआरटी के पाठ्यनीति प्रश्न पर और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज पर, और जैसे ही वो खत्म होगा अगले यूनिट पे हम स्विच कर जाएंगे। ठीक है, तो thank you very much for watching this video. Okay, bye.